false evidence and offense against the public justice. Section 191 to Section 299A of the Indian Penal Code. फॉल्स एविडेंस करना या पब्लिक जस्टिस सिस्टम के खिलाफ कोई भी क्राइम करना, वो आता है अंडर सेक्शन 191 टू सेक्शन 299A तक। ये डिटेल डिस्कशन है, लंबा टॉपिक है, इसको हम 2 बार में कवर करेंगे, 2 पार्ट में, अलग अलग सेक्शन के हिसाब से अलग अलग इसके 12 पार्ट में आपको ये पूरा टॉपिक कवर होगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। गिविंग फॉल्स एविडेंस एंड कॉग्नेट ऑफेंस। जब भी आप कोर्ट के सामने खड़े होकर स्टेटमेंट देते हैं कोई, और आपको राइट फ्रॉम द बिगनिंग ये पता है कि जो भी आप बोल रहे हैं वो फॉल्स है, मीन्स फॉल्सिफाइड स्टेटमेंट आप कोर्ट के सामने दे रहे हैं, तो इट इज़ एन ऑफेंस विच इज़ नोन एज परजुरी। ओके, परजुरी कहते हैं इसे, जब आप कोर्ट के सामने खड़े होकर फॉल्स एविडेंस देते हैं, आप झूठ बोलते हैं, क्योंकि कोर्ट में दिए हुए स्टेटमेंट को आपको पता है कि आपको ओथ लेके देना पड़ता है, जहाँ पे आप बोलते हैं टू टेल द ट्रूथ, द होल ट्रूथ एंड नथिंग बट द ट्रूथ, ये आपको बोलना पड़ता है। ठीक है, ये एक ओथ का आपका जनरल फॉर्मेट है, टू टेल द ट्रूथ, द होल ट्रूथ एंड नथिंग बट द ट्रूथ। ये करने के बाद आप इंडिया के हिसाब से आप सोलोमनी अफर्मेशन कहते हैं, इन द नेम ऑफ गॉड, इन द नेम ऑफ अल्लाह, जो भी जहाँ जिस भी रिलीजियस के आप मानने वाले होते हैं, उसके आधार पर आप ये कोर्ट को यकीन दिलाते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। लेकिन अगर ये पता चलता है कि आपने जो बोला वो सही नहीं था, वो झूठ था, ये कोर्ट के सामने ये बात रिवील हो गई अगर, तो ऐसे में आप परजुरी का ऑफेंस करते हैं। ठीक है, दैट इज सेक्शन 191 गिविंग फॉल्स एविडेंस। द इंग्रेडिएंट्स ऑफ दिस ऑफेंस आर फाउंड इन सेक्शन 191 विच कैन बी एनालाइज्ड एज अंडर सेक्शन 191 में आप ये परजुरी का क्राइम करते हैं। और क्या है, हु एवर बींग लीगली बाउंड by an oath by express provision of the law to state the truth and or to make any declaration upon any subject, makes any statement verbal or otherwise which is false and which be knows or believed to be false, does not believe to be truth, is said to give a false evidence। एक चीज़ ध्यान रखिए, 2 चीज़ें यहाँ पे आपको बाइफर्केट की है। पहला, आप कोर्ट में कोई भी स्टेटमेंट दे रहे हैं जिसमें आपको पता है कि जो आप बोल रहे हैं वो फॉल्स है, ठीक है, और वो भी स्टेटमेंट फिर उसके बाद भी आपने कोर्ट में स्टेटमेंट दिया, तो ये फॉल्स एविडेंस होगा। दूसरा होता है जब आपको पूरी सच्चाई नहीं पता है और फिर भी आपने वो स्टेटमेंट दिया कोर्ट में, सो ये भी फॉल्स एविडेंस में ही गिना जाएगा, क्योंकि जब आपको मामले की पूरी बात पता नहीं है, आपको ये बात पता है कि आप जो बोल रहे हैं वो पूरी तरह से आप श्योर नहीं हैं, तो ऐसे में आप कोर्ट में जाकर ओथ लेकर नहीं कर सकते ये सारी चीज़ें। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो इट अमाउंट टू गिविंग अ फॉल्स स्टेटमेंट बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ अंडर सेक्शन 191। The explanation of this section lays down the person may be guilty of giving false evidence by stating that he believes or knows a thing which he does not believe or know। कोर्ट के सामने आपकी स्टेटमेंट क्यों ली जाती है इन क्रिमिनल मैटर्स? आप डायरेक्ट एविडेंस होते हैं, कई बार आपने किसी कोई ऑफेंस को सामने होते हुए देखा है, आपको कोर्ट में इसीलिए बुलाती है प्रोसिक्यूशन या डिफेंस, और आपके ओथ पर कोर्ट बिलीव करती है और उसके आधार पर एडजुडिकेशन में वो पार्ट होता है जस्टिस देने के लिए। और अगर आप जानबूझ के जो चीज़ आपको पता है कि आप जो बोल रहे हो वो गलत है, फिर भी आपने वो स्टेटमेंट दिया कोर्ट के सामने,
तो ये आपका गिविंग अ फॉल्स स्टेटमेंट के अंडर आता है। इंग्रेडिएंट ऑफ परजुरी क्या है? द ऑफेंसेस फॉल्स एविडेंस इज नोन एज परजुरी अंडर इंग्लिश लॉ। 8 इसेंशियल आपको दिए हैं। परजुरी और फॉल्स एविडेंस आर सेम। जब भी आप पे परजुरी के चार्जेस लगते हैं मीन्स आपने कोर्ट को गुमराह किया, आपकी झूठ बोलने से जो रियल फैक्ट था वो कोर्ट के सामने नहीं आ पाया, तो इसको हम कहेंगे परजुरी। इंग्रेडिएंट्स इसके 8 इंग्रेडिएंट्स है परजुरी के। दैट अ पर्सन मस्ट बी लीगली बाउंड बाय एन ओथ और बाय एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ लॉ टू स्टेट द ट्रुथ। जहाँ पे आप लीगली बाउंड हैं वो सच्चाई बताने के लिए, और फिर भी आपने नहीं बताया, कोर्ट में आपने झूठ बोला, तो वो परजुरी कहलाएगा। द ओथ मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। उस विटनेस बॉक्स के सामने, जज के सामने विटनेस बॉक्स में एंटर करने के बाद अगर आपको स्टेटमेंट देते हैं आफ्टर मेकिंग एन ओथ, देन ओनली, अगर वो फॉल्स है तो ही वो परजुरी आएगा। आप कोर्ट प्रेमाइसेस में खड़े होकर कोई स्टेटमेंट दीजिए, वो परजुरी नहीं है। कोर्ट रूम में जज के सामने नहीं खड़े होकर आप नॉर्मल बात करके कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं तो वो भी परजुरी नहीं है, क्योंकि वो लीगल स्टेटमेंट नहीं होता। एडमिसिबल स्टेटमेंट तभी होगा जब आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी लाइक जज और रजिस्ट्रार ऑफ द कोर्ट उसके सामने आप जब ये एफिडेविट साइन करते हैं या फिर ओरल में बोलते हैं दैट आई एम स्वेरिंग इन अ नेम ऑफ गॉड, और फिर आपने अपना स्टेटमेंट शुरू किया, तो ही तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने बोला हुआ झूठ ही झूठ माना जाएगा, तभी वो परजुरी होगा। कोई भी स्टेटमेंट प्रीमाइसेस में दे दिया, किसी पुलिस अथॉरिटी के सामने दे दिया, देन तो वो परजुरी नहीं होता। पुलिस में दिए हुए स्टेटमेंट से कई बार ऐसा होता है कि विक्टिम एक्यूज पलट जाते हैं कोर्ट में, क्योंकि पुलिस में दिए हुए स्टेटमेंट बहुत बार ऐसे चांसेस होते हैं कि वो प्रेशर में देता है आदमी, लेकिन कोर्ट में जब वो बंदा खड़ा होता है तो वो सारे प्रेशर से, सारे टेंशन से दूर होता है। ओके, तो परजुरी तभी होगी जब वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने दी जाए, और ये कोई लायबिलिटी नहीं है कि आपको देना ही है। आप किसी को भी फॉल्स एविडेंस देने के लिए या कोर्ट में एविडेंस देने के लिए कंपेल नहीं कर सकते। आप किसी को भी कंपेल नहीं कर सकते, इवन कोर्ट भी कंपेल नहीं कर, वो उसको एविडेंस देने नहीं आना है ना है, कोर्ट उसको ज़बरदस्ती कंपेल नहीं करेगा किसी भी इंसान को। लेकिन अगर आते हो तो फिर वहाँ पे उस समय आपको सिर्फ और सिर्फ सच ही बोलना है। तब आपको ये नहीं करना है कि आप झूठ बोलेंगे, तब आप झूठ नहीं बोल सकते। या तो कोर्ट में मत आओ, और कोर्ट में आते हो तो फिर अब आपको सच ही बोलना है। आपको किसी भी हालत में झूठ बोलना अलाउ नहीं होगा। द ऑफेंस इज कंप्लीट वेदर द ओथ इज एडमिनिस्टर्ड और नॉट एडमिनिस्टर्ड और इवन इफ प्रॉपरली एडमिनिस्टर्ड। कई बार ऐसा होता है कि आपका अफर्मेशन प्रॉपर नहीं है, लेकिन कोर्ट में आपने स्टेटमेंट दिया है, देन टू अमाउंट और द ऑफेंस ऑफ परजुरी इज कमिटेड बाय यू। ये याद रखिएगा। आप ये एक्सक्यूज़ नहीं ले सकते कि सर वो तो मैंने तो और मेरी ओथ के पेपर कंप्लीट नहीं है या साइन नहीं हुआ है, और मैंने कोर्ट के सामने प्रॉपर ये नहीं कहा कि आई एम स्वेरिंग इन अ नेम ऑफ गॉड। उसका लेना देना नहीं है। आपने कोर्ट के सामने खड़े होकर स्टेटमेंट दिया, इट अमाउंट टू परजुरी। In India, oath is merely one of the form by which a party may bound to speak the truth. Again, I am saying, unless and until आप ओथ नहीं लेते, कोर्ट के सामने नहीं आते, आप अपने डिज़ायर नहीं दिखाते, तब तक परजुरी नहीं लगेगा। आप एविडेंस दें ना दें, नो वन इज़ गोइंग टू कंपेल यू। बट वंस आपने बोल दिया, आपने ओथ ले ली, तब आपकी ड्यूटी बनती है, यू आर लीगली बाउंड टू टेल द ट्रुथ। ठीक है? इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द फॉल्स एविडेंस शुड बी मटेरियल टू द केस इन विच इट इज़ गिवन। कई बार ऐसा होता है कि जिस
मैटर से रिलेटेड, जैसे मिस्टर ए और मिस्टर बी की फाइट हुई है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को असॉल्ट किया है और मिस्टर सी को बुलाया गया एविडेंस देने के लिए प्रोसिक्यूशन की तरफ से, और वहाँ पे वो बंदा, फाइट हुई, उसने देखा नहीं देखा यही रिलेवेंट पोर्शन होगा, बट वो बोलता है सर मिस्टर ए जो है जुआ भी खेलते थे। अब उसका इस केस से लेना देना नहीं है, इस केस में कहीं पे भी जुए की बात, गैम्बलिंग की बात नहीं आई है, बट देन टू अगर वो फॉल्स है तो वो परजुरी में आएगा। आप ये नहीं बोल सकते सर उसका इस मैटर से लेना देना नहीं था उस स्टेटमेंट का, नॉट एट ऑल। तो मैं जो स्टेटमेंट दिया है वो रिलेटेड टू फैक्ट हो, रिलेटेड टू केस हो ना हो, बट एनीथिंग विच इज़ सबमिटेड बाय द एनी पर्सन बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, इट्स अ लीगल। और तब अगर आप झूठ बोलते हैं ऑन रिकॉर्ड, सो इट इज़ पनिशेबल ऑफेंस। जैसे मिनिस्टर्स हैं, लीडर्स हैं, मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर भी हैं, हो सकता है ये बहुत सारे झूठ बोले पब्लिक से रिलेटेड, बहुत सारी चीज़ें कह सकते हैं, बट व्हेन दे आर स्टैंडिंग इन अ पार्लियामेंट, ऐसे में उनको झूठ बोलना अलाउड नहीं है। इसीलिए स्टेटमेंट इन पार्लियामेंट इज़ द एडमिसिबल एविडेंस। पार्लियामेंट में कुछ भी बोलने के पहले रिकॉर्ड देना पड़ता है, उनको सोर्सेस बताने पड़ते हैं, तभी वो एडमिसिबल होते हैं। वही चीज़ अप्लाई होती है परजुरी में कि आप बाहर कुछ भी बोलिए, कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन अगर आपने कोई भी स्टेटमेंट इनसाइड द कोर्ट विथ ओथ दिया, तभी वो एडमिसिबल होगा। और अगर वो फॉल्स निकलता है, भले ही वो केस से रिलेटेड हो ना हो, आप कोई और ही कहानी सुना रहे हैं, लेकिन वो कहानी भी झूठी है, आपको पता है कि वो झूठ है, फिर भी आपने कोर्ट में ये बोला, तो यू आर लायबल फॉर परजुरी। ठीक है। As an accused person cannot be administered an oath, he cannot therefore punish for making a false statement. इसी वजह से डिफेंस को एक थोड़ा फ़ायदा होता है यहाँ पर कि एक्यूज को ओथ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती जब भी वो अपना स्टेटमेंट देता है अंडर सेक्शन 313 ऑफ CRPC। जब वो मैजिस्ट्रेट के सामने एविडेंस देता है या नॉर्मल अपना डिफेंस एविडेंस में वो खड़ा होता है, जिसको हम DW कहते हैं, और वो स्टेटमेंट कुछ दे रहा है, तो एक्यूज़ को ओथ लेने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उसको अपना डिफेंस करना है। ऐसे में उसके ऊपर ये परजुरी के चार्जेस नहीं लगते। ओके। द पर्सन मस्ट बी लीगली बाउंड टू मेक डिक्लेरेशन अपॉन एनी सब्जेक्ट। अगर कोई पर्सन लीगली बाउंड है, उसको ये बात बतानी चाहिए, फिर भी वो नहीं बता रहा है, तो ऐसे में ही इज़ लायबल फॉर पनिशमेंट। जहाँ पे आपको बताना है टू टेल द ट्रूथ कि हुआ क्या था, और आप लीगली बाउंड हैं, आप किसी होटल के किसी ग्रुप के मालिक हैं, वहाँ पे CCTV भी लगा हुआ है, और वहाँ पर आपके सामने वो चीज़ आई, तो इट्स योर ड्यूटी टू टेल द ट्रूथ, टू प्रोवाइड द CCTV फुटेज। अ डिक्लेरेशन मीन्स फॉर्मल स्टेटमेंट made in writing and required by a law to be made in writing। राइटिंग में क्यों लिया जाता है स्टेटमेंट? क्योंकि कई बार कानून के प्रोसेस, कोर्ट के प्रोसीडिंग 2 या 3 प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स चला सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आज जो जज हैं आपके सामने वो 2 साल बाद भी रहें या वही फैसला सुना है। कई बार ऐसा हो जाता है, ट्रांसफ़र होते हैं, उनका टेन्योर पूरा हो जाता है, उनका प्रमोशन हो जाता है। ऐसे में राइटिंग में अगर ओथ है तो वो एविडेंस रहता है कोर्ट के सामने। ठीक है। और वो रोज़नामा में भी चढ़ा हुआ रहता है, उसको एग्जिबिट नंबर पढ़ सकता है। ओरल बात को आप एग्जिबिट नंबर नहीं डाल सकते। एग्जिबिट मीन्स इट्स अ लिस्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट और एविडेंस बिफोर द कोर्ट, आपको नंबर डलवाना पड़ता है, उसको हम एग्जिबिट बोलते हैं। तो जब राइटिंग में अगर आप ओथ लेंगे तो एग्जिबिट नंबर पड़ेगा, एग्जिबिट नंबर पड़ेगा तो वो एक प्रॉपर फॉर्म में कोर्ट के सामने आएगा। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो बाद के आने वाले हैं उनके लिए इजी रहेगा, अपील में जब ये मैटर जाएगा उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। सो कई फ़ायदे होते हैं।
इसके लिए कहा जाता है कि डिक्लेरेशन को ज़्यादातर राइटिंग में ही लिया जाए। एंड व्हेन अ डिक्लेरेशन इज मेड अंडर द सेक्शन ऑफ द लॉ इट इज़ पनिशेबल इफ़ इट इज़ फॉल्स। अगर वो प्रॉपर फॉर्म में आ गया, कोर्ट के सामने सबमिट हो गया, एग्जिबिट पड़ गया, अब ऐसे चक्कर में ये आपका एडमिसिबल एविडेंस हो जाएगा। ओके, अब इस सबमिशन के बाद वो निकलता है कि ये फॉल्स है, तो नाउ यू आर पनिशेबल, you are liable to punishment for perjury. 7. The person must take a false statement. Direct proof of falsity is essential, but this may be also indirectly proved by putting the two contradictory statements of the declarant, both of which cannot be true. कई बार ऐसा होता है कि कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आते हैं, यही हमारा आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। जब आप क्रॉस एग्जामिनेशन में घुमा के सवाल पूछते हैं और उसकी बोली हुई बातों को ही आप गलत साबित करते हैं। आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है फॉर एन एडवोकेट, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन ही वो चीज़ होती है जहाँ पे आप सच्चाई बाहर लाते हैं, जहाँ पे आप ट्रुथ बाहर लाते हैं, या जहाँ पे आप अपना स्ट्रॉन्ग केस खड़ा कर सकते हैं। तो अगर दो स्टेटमेंट दिए और दोनों ही कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट कैसे हो सकते हैं? जैसे सपोज मिस्टर ए और मिस्टर बी, वही पुराना वाला एग्जांपल लीजिए, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को असॉल्ट किया, मिस्टर सी को एविडेंस के हिसाब से बुलाया गया। मिस्टर सी बोलते हैं कि मिस्टर ए नॉर्थ साइड से आ रहे थे, मिस्टर बी साउथ साइड से आ रहे थे, इन दोनों की कार में टक्कर हुई, बाहर निकले, दोनों में बातचीत शुरू हुई, उसके बाद मिस्टर ए ने मिस्टर बी को मारा। ये हो गया इनका स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट हुआ। अब जब क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू हुआ तो नॉर्थ साइड में आप मान लीजिए मुंबई है, साउथ साइड में समझ लीजिए थाने है। इनके अकॉर्डिंग जो विटनेस है, मिस्टर ए नॉर्थ साइड से आ रहे थे, दैट मीन्स मुंबई से आ रहे थे, और मिस्टर बी थाने से आ रहे थे। और जब स्टेटमेंट की बात आई कि मिस्टर ए की गाड़ी किस तरफ जा रही थी, अब ये भाई साहब बोले मिस्टर ए की गाड़ी मुंबई की तरफ जा रही थी, दैट मीन्स मुंबई की तरफ जा रही थी, मतलब साउथ साइड से आ रहा है कोई आदमी तभी नॉर्थ में जाएगा। ये होता है कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, और यही यहाँ पे आपको आपका दिमाग लगाना पड़ता है, बीइंग एज अ प्राइवेट डिफेंस और प्रोसिक्यूटर टू, कि बोले हुए स्टेटमेंट में कॉन्ट्राडिक्टरी पैदा करा लो, और जब कॉन्ट्राडिक्टरी पैदा हो गई तो वो एडमिसिबल नहीं होता कोर्ट के सामने। क्योंकि एक आदमी अगर दो बात कर रहा है, आप लोगों के साथ भी कई लोग होते हैं जो दो तरह की बात करते हैं, तो जाहिर है आप उन पर ट्रस्ट नहीं करते। एक जनरल लैंग्वेज में खासकर हम मुंबई वाले बोलते हैं वो मुंबई लोकल है। मुंबई लोकल क्यों बोलते हैं हम लोग? क्योंकि दोनों तरफ चलती है वो। कुछ कुछ स्टेशन लाइक दादर या यहाँ पर वो खड़ी है तो हमें अंदाज़ा नहीं होता। जैसे थाने स्टेशन में प्लेटफॉर्म नंबर 3 में वो लोकल कल्याण भी चली जाती है, वो लोकल मुंबई भी जाती है, तो हमें अंदाज़ा नहीं होता कि किस तरफ जाएगी अनलेस एंड अनटिल आप इंडिकेटर ना देख लें। वही चीज़ यहाँ पे होती है, कॉन्ट्राडिक्ट पैदा कर दीजिए आप स्टेटमेंट में, सो वो पर्जरी तो नहीं हो सकती। ठीक है, आपने कॉन्ट्राडिक्ट पैदा किया है, दिस इज़ योर आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन। बट अगर वो कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव होता है कि इसने जो बोला है वो गलत है, क्योंकि पर्जरी का पहला स्टेटमेंट क्या था? या तो आप झूठ बोल रहे हैं या आपको नहीं पता है सच्चाई, आपको सच नहीं पता है। जब आपको सच नहीं पता है तो आपका स्टेटमेंट क्या हुआ? ऑटोमेटिकली झूठ हो गया। सो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको जो भी बोलना है, जितनी भी आपको बेस्ट ऑफ योर नॉलेज है, सिर्फ वही बोलना है। एंड बीइंग एज अ प्रोसिक्यूटर, बीइंग एज अ डिफेंस लॉयर, आपको ये ध्यान रखना है कि विटनेस आप कोर्ट में जो भी ले जाएं वो परफेक्ट और प्रॉपर ही ले जाएं। कोशिश करिए कि वो प्रॉपर सच्चाई वाले स्टेटमेंट ही बोलें, क्योंकि अगर वो ये बोल देता है
की नाही मला माहीत नव्हतं, मला वकील साहेबाने सांगितलं, और अगर जज साहब मूड में हैं तो शायद आपके खिलाफ एक्शन भी हो जाए, क्योंकि आप भी फिर कल्प्रेट होते हैं। टू प्रोड्यूस अ फॉल्स स्टेटमेंट बिफोर अ कोर्ट, फॉल्स एविडेंस बिफोर अ कोर्ट, ठीक है। उसके बाद आता है ही मस्ट नो और बिलीव द स्टेटमेंट टू बी फॉल्स और नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। तो ऐसे में आपको ये जो भी आप कर रहे हैं, जो भी स्टेटमेंट वो आदमी दे रहा है, अगर वो फॉल्स है या उसको मालूम है कि जो बोल रहा है वो सच नहीं है, उसको सच्चाई के बारे में नहीं पता है, जब सच के बारे में नहीं पता फिर भी अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो दैट अमाउंट टू फॉल्स। ओके, तो ये आता है आपका परजुरी। डिफरेंस बिटवीन गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन और फॉल्स एविडेंस। इंफॉर्मेशन और एविडेंस में क्या फ़र्क होता है? फॉल्स इंफॉर्मेशन किसी के द्वारा भी दी जा सकती है, कहीं पे भी दी जा सकती है। जैसे आप एरिया में कोई मर्डर हुआ, वहाँ से आपने एक को जाते हुए देखा है जो हैबिचुअल ऑफेंडर है। आपके यहाँ अक्सर होता है ना कि कुछ हुआ तो हाँ उसी ने किया होगा, आप अपने ग्रुप में भी करते हैं, लोग आदती होते हैं। पुलिस वाला आया, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आया, उसने आपसे पूछा कि सर यहाँ पे अभी मर्डर हुआ है, क्या आपने देखा शराब वाले को मारा? हाँ, वो मिस्टर ए नहीं मारा होगा, बार बार वो लड़ाई करते हैं शराब के लिए, भले ही मिस्टर ए उस समय शहर में भी नहीं थे। बट दिस इज़ नॉट फॉल्स एविडेंस, दिस इज़ फॉल्स इंफॉर्मेशन, एंड फॉल्स इंफॉर्मेशन इज़ नॉट पनिशेबल। फॉल्स स्टेटमेंट बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ, तब वो आता है एविडेंस। एक्स्ट्रा जुडिशरी स्टेटमेंट इज़ नॉट फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ एविडेंस। कोर्ट के बाहर बोली हुई किसी भी चीज़ को कोर्ट कभी नहीं मानता, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। कोर्ट के सामने बोले हुए चीज़ों को ही कोर्ट मानेगा, बाहर की कोई चीज़ को कोर्ट कभी नहीं मानता। तो फॉल्स इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन by anybody, whether a court or not, whereas a false evidence can be given by only in court of law or in a public servant in judicial proceeding. Means एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने या जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने अगर आप कोई स्टेटमेंट देते हैं, दैट अमाउंट टू फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स एविडेंस। बट इंफॉर्मेशन आप कहीं पे भी दे सकते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन टू द बेस्ट नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती, एक जनरल चीज़ मानी जाती है। All information are not covered under the definition of evidence, though evidence is based on information, but सारी information को आप evidence में नहीं ला सकते, ठीक है। सेकेंड डिफ्रेंशिएशन है, फॉल्स इंफॉर्मेशन may or may not be given on oath, फॉल्स एविडेंस मस्ट बी गिवन ऑन ओथ। इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपसे ओथ नहीं ली जाती, लेकिन एविडेंस जब आप देते हैं तब आपसे ओथ ली जाती है। तो अगर आपने ओथ नहीं ली है, इंफॉर्मेशन दे दी है, तो ठीक है, वो चलता है, क्योंकि आप बोलते हैं सर दिस इज़ माय बेस्ट ऑफ नॉलेज, मैंने उस समय आपको बता दिया था। कई बार ऐसा होता है जो प्राइमा फेसी जो सस्पेक्ट होता है वो एक्यूज़ निकलता ही नहीं है, कोई और ही निकल आता है। तो ऐसे कंडीशन में बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन FIR लॉन्च होती है, दैट इज़ नोन एज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। बट ज़रूरी नहीं है कि इंफॉर्मेशन जो मिली है वही एविडेंस है। इसके लिए इंफॉर्मेशन एडमिसिबल तभी मानी जाएगी जब वो एविडेंस में कन्वर्ट होगी। थर्ड वन, इन गिविंग अ फॉल्स इंफॉर्मेशन द पर्सन टू होम इंफॉर्मेशन इज गिवन इज अ पब्लिक सर्वेंट एंड सच इंफॉर्मेशन इज गिवन विद द इंटेंट टू कॉज सच पब्लिक सर्वेंट टू यूज हिज लॉफुल पावर टू द इंजरी ऑफ द अनदर पर्सन। पब्लिक सर्वेंट के सामने आप स्टेटमेंट दीजिए, फॉल्स होना चाहिए वो स्टेटमेंट, आपको मालूम होना चाहिए कि वो स्टेटमेंट फॉल्स है, और आपके स्टेटमेंट से सामने वाले को लॉस हो सके। ये सारे इंग्रेडिएंट्स अगर मिलते हैं तो वो आपके फॉल्स इंफॉर्मेशन में आते हैं। लेकिन परजुरी तब होती है जब आप एविडेंस देते हैं। झूठी इंफॉर्मेशन इज़ नॉट पनिशेबल ऑफेंस, ठीक है, लेकिन झूठा एविडेंस देना वो पनिशेबल ऑफेंस है।
ठीक है. सो इंफॉर्मेशन आर जनरली गिवन इन पुलिस स्टेशन और टू पुलिस, whereas evidence is produced in a court. It's a perfect one. ठीक है कि पुलिस के सामने आप जो इन्फॉर्मेशन दो स्टेट, इवन विक्टिम के दिए हुए स्टेटमेंट को भी एडमिसिबल नहीं माना जाता बिफोर पुलिस, अनलेस एंड अनटिल 164 स्टेटमेंट बिफोर मैजिस्ट्रेट ना हो. तो एविडेंसेस जो पुलिस कलेक्ट करती है वो प्रॉपर है, ये कभी नहीं हो सकता जब तक वो कोर्ट के सामने प्रूफ ना हो जाए. ठीक है. तो इन गिविंग अ फॉल्स एविडेंस एक्यूज इज लीगली बाउंड टू स्टेट द ट्रुथ और टू मेक अ डिक्लेरेशन अपॉन एनी सब्जेक्ट. इन गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन एक्यूज इज नॉट लीगली बाउंड टू गिव एनी इंफॉर्मेशन. आपको इंटरोगेशन के लिए पुलिस ले जाती है, जब आप अरेस्ट होते हैं बीइंग एज ए एक्यूज, आपको पीसीआर मिलती है, पुलिस कस्टडी रिमांड, पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आप नहीं बताना चाहते तो आप लीगली बाउंड नहीं हैं कि पुलिस के सामने आप स्टेटमेंट दें. नहीं देना है मुझे, मैं कोर्ट में दूंगा, जो बोलना है मुझे मैं कोर्ट में बोलूँगा. ऐसे में आप पे कोई फोर्स नहीं. लेकिन जब आप कोर्ट के सामने खड़े हैं देन यू आर लीगली बाउंड टू टेल द ट्रुथ. ओके. नाउ द सेकेंड सेक्शन 192 फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस. अभी तक तो हमने देखा फॉल्स एविडेंस होता क्या है. जब आप कोर्ट के सामने कोई बंदा स्टेटमेंट देता है और वो स्टेटमेंट उस बंदे को पता है, उस बंदे को ये बात पता है कि जो कोर्ट में वो बोल रहा है वो झूठ है, या जो चीज़ उसने कोर्ट में बताई है उसको खुद को नहीं पता कि वो सच है या नहीं. अब अगर आपको सच नहीं पता है तो वो झूठ ही कहा जाता है. तो वो आता है पर्जुरी में. अब आता है फैब्रिकेट करना, फॉल्स एविडेंस बनाना, जिसको हम बोलते हैं फैब्रिकेटिंग ऑफ अ एविडेंस. ठीक है. सो द सेकेंड ऑफेंस अंडर दिस चैप्टर इज द ऑफेंस ऑफ अ फैब्रिकेटिंग ऑफ फॉल्स एविडेंस. अ पर्सन इज सेड टू बी फैब्रिकेट फॉल्स एविडेंस इफ ही causes any circumstances to exist, makes any false entry in a book or record, makes any document containing false statement, intending that such circumstances, false entry or false may appear in evidence in judicial proceeding or proceeding taken by the law, or cause any person who in such proceeding in a form of a opinion upon the evidence to entertain the erroneous opinion touching any point material to the result of such proceeding. मीन्स कोई भी एंट्री करना किसी रिकॉर्ड में, किसी रजिस्टर में, जो एज अ एविडेंस वो प्रूफ हो सके. जैसे कोई बंदा है, वो बाहर कोई क्राइम कर रहा है और उसी समय कॉलेज में अटेंडेंस दिखा रहा है उसका साथी, उसने साइन किया, दैट मीन्स इट्स अ क्रिएशन ऑफ अ फॉल्स एविडेंस. किसी का होटल है, होटल रूम में किसी की डेथ हो जाती है और उसने उस रोज जो डेथ हुई है वो नेग्लिजेंस एक्ट की वजह से हुई होटल स्टाफ की, उसने बॉडी डिस्पोज ऑफ कर दी और रजिस्टर से वो पेज फाड़ दिया जिसमें इनकी एंट्री थी और वापस इनका नाम छोड़ के बाकी की एंट्री फिर से कर दी. इट इज़ अ फैब्रिकेशन ऑफ एविडेंस. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चेंज करना, इट इज़ अ फैब्रिकेशन ऑफ एविडेंस. कई बार मेडिकल लीगल केसेस में होता है जिसमें डॉक्टर्स चेंज कर देते हैं अगर नेग्लिजेंटली उनसे डेथ हो जाती है, उस रिकॉर्ड में हेरा फेरी कर देना, डेथ का टाइमिंग चेंज कर देना. तो ये सारा का सारा आपका फॉल्स एंट्री आता है, जो कहीं ना कहीं एक एविडेंस क्रिएट करने के लिए होता है कि जब भी इंक्वायरी हो तो एविडेंस में ये दिखे कि हाँ ये रिकॉर्ड सही है, या किसी केस में आपकी ये एंट्री का यूज़ होने वाला हो किसी भी प्रोसीडिंग में. तो ये आपका कहलाता है फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, मतलब फॉल्स एविडेंस को बनाना, फैब्रिकेट करना. दिस इज ऑल्सो एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 192 ऑफ इंडियन पिनल कोड. ओके. इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? देयर आर 7 इंग्रेडिएंट्स.
जिसको आप कह सकते हैं फैब्रिकेशन ऑफ एविडेंस के लिए। क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? Accused must be cause certain circumstances to exist or made false entry in a book or record or make a document containing false statement. Means ऐसा कोई भी उसने किया हो, चाहे एंट्री की हो, चाहे रिकॉर्ड मेंटेन किया हो, जो एक्चुअल में है ही नहीं, बट जस्ट टू क्रिएट अ एविडेंस उसने किया। ओके। सेकेंड, the accused must have done one of the above act with the intention that it might appear the evidence in judicial proceeding. Means कि उसने इसलिए ही किया है क्योंकि उसको मालूम है कि फ्यूचर में ये एविडेंस के काम आएगा। आप भी बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में करते हैं और एविडेंस वैल्यू के हिसाब से आप तैयार रखते हैं, राइट? कि आप वहाँ हैं या नहीं हैं, आप वहाँ गए थे या नहीं गए थे, भले ही आप जा रहे हैं कहीं और, लेकिन एविडेंस तैयार करना है कि नहीं मैं तो इसी जगह गया था, जहाँ पे आप लीगली दिखा सकते थे, इलीगल वाला नहीं दिखा सकते थे। तो आप वहाँ की फ़ोटोज़ ले लेते हैं, कुछ सामान खरीद लेते हैं, तो ऐसा आप एक एविडेंस तैयार करते हैं कि कल को अगर क्रॉस चेकिंग हो तो मैं वहाँ पे अवेलेबल हूँ, ऐसा दिखे। ठीक है। इट इज़ नेसेसरी दैट द पर्सन कंडक्टिंग अ प्रोसीडिंग हैड टू फॉर्म एन ओपिनियन अपॉन द एविडेंस। इसमें आपने जो रिकॉर्ड बुक चेंज किया, आपने जो एंट्री फॉल्स की है, आपको मालूम है प्रोसीडिंग में चेंज ये काम आएगी एक्यूज़ के बचाने के लिए, प्लस आपको भी बुलाया जाएगा और वहाँ पे आप जाके फॉल्स स्टेटमेंट दे सकते हैं, तो फैब्रिकेशन ऑफ एविडेंस का भी चार्ज लगेगा उस आदमी पे। ओके। फोर्थ वन, दैट थर्ड वन अगेन, द फॉल्स डॉक्यूमेंट मस्ट लीड टू इंफॉर्मेशन forming the erroneous opinion. If the document does not lead to forming erroneous opinion but leads to rather than a forming a correct opinion, this offense is not committed. Means erroneous way से record को अगर maintain किया है तो वो false evidence में नहीं आएगा। false evidence के अंडर तभी आएगा जब उसने ये जो रियल फैक्ट है उसको हटाकर दूसरी चीज़ बता दी। मीन्स अपने रजिस्टर में एंट्री दिखाई उस इंसान की जो इंसान इस होटल में ही नहीं था, तो ये फॉल्स एविडेंस आएगा। बट एड्रेस में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा किया, नाम में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, तो ये एरोनियस एविडेंस है, तो ये एरर में आएगा, ये फॉल्स इंफॉर्मेशन में नहीं आएगा, फैब्रिकेशन ऑफ एविडेंस में नहीं आएगा। आई बात समझ में? Such erroneous opinion must relate to the point which is the material to the result of the proceeding. जो भी ये erroneous information थी, फॉर्मिंग जो ओपिनियन थी, ये अगर प्रोसीडिंग में भी यूज़ होती है तो वो एविडेंस पे आएगी, उसको आप कह सकते हैं फैब्रिकेशन। ठीक है। द एविडेंस फैब्रिकेटेड मस्ट बी मटेरियल टू द इशू। मीन्स उस रिलेटेड मैटर से होना चाहिए। यहाँ पे परजुरी से अलग लीजिए आप इसको। परजुरी में क्या था, केस या प्रोसीडिंग से लेना देना हो नहीं हो कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अगर आपने स्टेटमेंट दिया कोर्ट में, इट अमाउंट टू परजुरी। बट फॉल्स एविडेंस में तभी वो रिलेटेड होगा अगर वो फॉल्स फैब्रिकेशन इस केस से रिलेटेड होगा तो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मिस्टर ए के ऊपर सस्पेक्ट है और मिस्टर ए के रिकॉर्ड गायब है उस होटल से, तब तो वो मान सकते हैं फैब्रिकेशन है। लेकिन मिस्टर सी के गायब है और मिस्टर सी का इस केस से कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसे में वो इरेगुलरिटी को क्रिएटिंग ऑफ फॉल्स एविडेंस नहीं कहा जाएगा। ओके। इट मस्ट बी ऑल्सो सच एज टू लीड द officer concerned to may take a wrong view of a case touching a material point. Evidence is said to be material when it is of such of a nature that it affects directly or indirectly the probability of issue. क्योंकि यही एविडेंस के आधार पर एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपना केस तैयार करता है, जो इशू है उसको कोर्ट के सामने डिक्लेयर करता है, कोर्ट के सामने विद द एविडेंस लेके जाता है। और ऐसे में अगर ऐसी एरोनियस इन्फॉर्मेशन लेके जाएगा
तो वो एग्जैक्ट पॉइंट तक पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फैब्रिकेटेड एविडेंस वो उस बात को टच ही नहीं कर पाएगा। मीन्स मिस्टर ए ने मिस्टर बी का मर्डर किया दिल्ली में, अरेस्ट होने के बाद मिस्टर ए बोलते हैं नहीं साहब मैं उस दिन तो मैं मुंबई में था। मुंबई जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है तो यहाँ पे होटल में एंट्री मिलती है, तो कहीं ना कहीं एक जो मेन इशू है इन्वेस्टिगेशन का, उससे कहीं ना कहीं प्रोसिक्यूशन को, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को हटाने का प्रयास है। इसीलिए ये सीरियस नेचर ऑफ ऑफेंस में कहा जाता है जब आप फैब्रिकेट करते हैं। इंटेंशन इज़ द जिस्ट ऑफ अ ऑफेंस ऑफ अ फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। इसमें भी इंटेंशन नेसेसरी, अदरवाइज़ वो टाइपोग्राफिकल एरर हो सकता है। अगर आपने ये एविडेंस फॉल्सली क्रिएट किया है जस्ट टू सेव द एक्यूज, देन ओनली यू आर लायबल फॉर पनिशमेंट। अगर आपकी गलती से वो रजिस्टर खो गया, आपकी गलती से उस रजिस्टर से इंफॉर्मेशन हट गई, या गलती से आपने किसी और का इंफॉर्मेशन किसी और में चढ़ा दिया, तो वो ऑफिशियल वर्क बोल के एग्जेम्पशन मिलता है। लेकिन इंटेंशनली अगर आपने किया है देन इट इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस अंडर सेक्शन 192। ठीक है। एंड लास्ट वन, एज सुन एज द फॉल्स एविडेंस इज फैब्रिकेटेड द ऑफेंस इज कंप्लीटेड। जैसे ही आपने एंट्री की, जैसे ही आपने ये इंग्रेडिएंट्स पूरे किए, आपने ऑफेंस कंप्लीट कर लिया। ठीक है। अब डिस्टिंक्शन बिटवीन गिविंग फॉल्स एविडेंस एंड फैब्रिकेशन ऑफ फॉल्स एविडेंस, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन 191 एंड 192। क्या क्या डिफरेंसेस हैं? आपको 5 डिफरेंसेस दिए हुए हैं। पहला, if it is intentionally giving a false evidence or intentionally fabrication of false evidence that is punishable, the law will not punish a witness who through ignorance or mistake or carelessness or inadvertence foolishly makes a false statement. Means दोनों ही केसेस में इंटेंशनली काम करना जरूरी है। मीन्स परजुरी में भी आपको मालूम है कि ये फॉल्स बोल रहे हैं, आप कोर्ट में झूठ बोल रहे हैं, या आपको सच नहीं पता है फिर भी आप कोर्ट में खड़े होकर स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो वो एडमिसिबल नहीं है और वो पनिशेबल है। सेम चीज़ अप्लाइड टू फॉल्स फैब्रिकेशन ऑफ एविडेंस में है। अगर आप जानबूझ के एंट्री कर रहे हैं जो इन्वेस्टिगेशन को अलग रास्ते पे लेके जाएगी, एक्यूज को बचा सकती है, तो ऐसे में भी आप लायबल फॉर पनिशमेंट है। मीन्स इन दोनों में कॉमन है इंटेंशन। ठीक है। इंटेंशनली अगर किया है तो ही वो लायबल होगा पनिशमेंट के लिए। बट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन टू एज रिगार्ड्स द काइंड ऑफ इंटेंशन। इन केस ऑफ गिविंग फॉल्स एविडेंस इट इज़ ओनली जनरल इंटेंशन इज सफिशिएंट। कोर्ट में खड़े होकर आपने गवाही दे दी, जनरल इंटेंशन चलेगा। बट फैब्रिकेशन में आपको स्पेसिफिक इंटेंशन दिखाना पड़ेगा कि ये एंट्री, ये जो फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट बनाए हैं ये क्यों बनाए, इंटेंशन क्या था। तो ये इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में? लेकिन परजुरी में आपका प्राइमरी इंटेंशन काफ़ी, आप झूठ बोलते हुए पकड़े गए, आप लायबल फॉर पनिशमेंट है। लेकिन फैब्रिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट में प्रोसिक्यूशन को प्रूफ करना पड़ेगा कि अगर इसने ये डॉक्यूमेंट्स में हेरा फेरी की है, फॉल्स एंट्री की है, तो क्यों, क्या इंटेंशन था उसके पीछे। इसके लिए यहाँ पर स्पेसिफिक इंटेंशन की ज़रूरत है अंडर सेक्शन 192। बट अंडर सेक्शन 191 जनरल इंटेंशन इज कॉमन। ठीक है। सेकेंड वन, द ऑफेंस or giving false evidence is committed by a person who is bound by an oath or by express provision of law to state the truth or to make a declaration. In case of fabricating, ingredient is not necessary. False information या false statement, उसके ingredients क्या है? ओथ लेना जरूरी है किसी भी competent authority के सामने, और स्टेटमेंट मस्ट बी बिफोर द जुडिशियल अथॉरिटी, तभी वो फॉल्स एविडेंस माना जाएगा। बट फैब्रिकेशन में ये इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है।
आपने अपने घर पे बैठ के, आपने अपनी वर्किंग कंडीशन पे बैठ के, आपने कहीं पे भी बैठ के एक फॉल्स एंट्री कर दी तो हो गया ऑफेंस। लेकिन आप किसी के बारे में कोई भी स्टेटमेंट दे रहे हैं जो आपको पता है वो झूठ है, लेकिन वो कोर्ट में ना आके कहीं भी दे रहे हैं, तो वो आपका फॉल्स एविडेंस में नहीं आएगा। ये डिफरेंस है। मीन्स द प्लेस इज इम्पॉर्टेंट फॉर फॉल्स एविडेंस, बट फॉर फैब्रिकेटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट द प्लेस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, देर इज नो इंग्रेडिएंट। Thirdly, in case of giving false statement, statement need not be on a material point, जो हमने पहले डिस्कस किया कि A वर्सेस B की लड़ाई हुई, उसको छोड़ के उसने C के बारे में बोलना शुरू किया, then too it is a false evidence, you are liable for punishment। But fabrication में लिंक दिखाना जरूरी है with the offense, with the accused, तो ही वो फैब्रिकेशन में माना जाएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पर फॉल्स एविडेंस में लिंक की ज़रूरत नहीं है, फैब्रिकेशन में लिंक की ज़रूरत है। फोर्थ वन, द क्वेश्चन ऑफ एविडेंस, इफेक्ट ऑफ एविडेंस ऑन द ऑफिसर बिफोर हुम एविडेंस इज गिवन इज ऑफ नो कॉन्सिक्वेंसेज, बट इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन फैब्रिकेटिंग ऑफ फॉल्स एविडेंस। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने आपने फॉल्स एविडेंस दिया, झूठ बोला, वो पनिशेबल नहीं है, वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन में आएगा, आप बच जाएंगे। लेकिन ये फॉल्स फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट अगर आपने अवेलेबल कराए तो ये ऑफेंस होगा। तो फिर यहाँ पे आ गया कि परजुरी के लिए, फॉल्स एविडेंस के लिए, यू मस्ट बिफोर सबमिट योर स्टेटमेंट बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। हाउएवर in fabrication of document में if you submitted said paper to the investigation officer, then too you are committed the same crime. Okay, and last one, it is essential that there should be a proceeding, judicial proceeding being conducted at the time of false evidence. false evidence proceeding चल रही है तब आपने दिया है, तभी वो परजुरी आएगा। लेकिन fabrication of document केस होने के पहले भी कई बार होता है कि आदमी अपने डिफेंस के लिए तैयार कर लेता है, एफआईआर लॉन्च होने के पहले ही कई बार हो जाता है, हेरा फेरी कर लेता है। तो फैब्रिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट में प्रोसीडिंग चल रही हो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फॉल्स एविडेंस परजुरी के लिए प्रोसीडिंग का चलना ज़रूरी है। सो दीज आर द टू टॉपिक्स, दैट इज giving false evidence under section 191, which is also known as perjury, and the second one, fabrication of a false evidence under section 192 of Indian Penal Code.